नमस्कार। गुरु ज्ञान के डेली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस डीएनयू में चर्चा का विषय है प्राचीन भारत में गणराज्य। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात कही है कि भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। प्राचीन भारत में लोकतंत्र और गणतंत्रवाद के आद्य रूपों के अस्तित्व के प्रमाण पाए जाते हैं। वैदिक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान थीं। पहली राजशाही और दूसरी गणतंत्र। राजशाही में राजा निर्वाचित होता था, इसे लोकतंत्र का प्रारंभ माना जाता है, जबकि गणतंत्र में राजा या सम्राट के बजाय शक्ति संकेंद्रण एक परिषद या सभा में निहित होती थी। इस सभा की सदस्यता जन्म के बजाय कर्म सिद्धांत पर आधारित थी और इसमें ऐसे लोग शामिल होते थे जिन्होंने अपने कार्यों से खुद को प्रतिष्ठित किया था। यहाँ तक कि विधायिका की आधुनिक द्विसदनीय प्रणाली का भी एक संकेत प्राचीन संस्था सभा के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसमें सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। नीति, सैन्य मामलों और सभी को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करने के लिए विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 100 से अधिक बार किया गया है। इन चर्चाओं में महिलाएं और पुरुष दोनों हिस्सा लेते थे। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 107-108 में भारत में गणराज्यों, जिन्हें गण कहा जाता था, की विशेषताओं के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब एक गणतंत्र के लोगों में एकता होती है तो गणतंत्र शक्तिशाली हो जाता है और उसके लोग समृद्ध हो जाते हैं तथा आंतरिक संघर्षों की स्थिति में वे नष्ट हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में न केवल हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जैसे राज्य थे, बल्कि ऐसे क्षेत्र भी थे जहां कोई राजा नहीं था बल्कि एक गणतंत्र था। बात करें बौद्ध सिद्धांत की तो बौद्ध कैनन अर्थात संस्कृत, जिसमें अधिकांश महायान बौद्ध साहित्य लिखा गया था, और पाली, जिसमें हीनयान साहित्य का अधिकांश भाग लिखा गया था, उसमें भारत के प्राचीन गणराज्यों की व्यवस्था का व्यापक संदर्भ मिलता है। जैसे वैशाली के लिच्छवी। बौद्ध सिद्धांत वैशाली के मगध के साथ प्रतिद्वंद्विता का भी विस्तार से वर्णन करता है, जो एक राजतंत्र था। यदि लिच्छवियों की जीत होती तो उपमहाद्वीप में शासन की गति गैर राजशाही व्यवस्था का और विकास हो जाता। महानिब्बाना सूत्र, जिसे पाली बौद्ध कृति और अवदान शतक 2वीं शताब्दी ईस्वी का एक संस्कृत बौद्ध पाठ में भी उल्लेख है कि कुछ क्षेत्र सरकार के गणतंत्रात्मक रूप के अधीन थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों में तात्कालिक 16 शक्तिशाली राज्यों या महाजनपदों की सूची मिलती है। ग्रीक इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस के अनुसार 326 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश शहरों में सरकार के लोकतांत्रिक रूप थे। हालांकि कुछ क्षेत्र आम्बी और पौरस जैसे राजाओं के अधीन थे तथा इसका उल्लेख इतिहासकार एरियन द्वारा भी किया गया था। सिकंदर की सेना को इन गणराज्यों की सेनाओं से भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर देखें तो मल्लो आदि से भारी हानि झेलने के बाद सिकंदर को जीत प्राप्त हुई थी। लोकतंत्रात्मक स्वरूप के अन्य स्रोत पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि हैं। कौटिल्य के द्वारा राज्य के तत्व की बात करें तो किसी भी राज्य को 7 तत्वों से बना हुआ माना जाता है। पहले 3 स्वामी, जिसे राजा कहा जाता है, अमात्य जो मंत्री होता है, जनपद या प्रजा है। राजा को प्रजा की भलाई के लिए अमात्यों की सलाह पर कार्य करना चाहिए। मंत्रियों को लोगों के बीच से नियुक्त किया जाता है। अर्थशास्त्र में प्रवेश परीक्षा का भी उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रजा के सुख और लाभ में राजा का सुख और लाभ निहित होता है।